नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, एनके हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो अलंकार की तरह बड़ा टॉपिक है। 11वीं और 12वीं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वीं क्लास में ये छंद जो है, अपना आज का टॉपिक है छंद। तो जो ये छंद है ये कितने नंबर के आएंगे? 6 नंबर के आएंगे। तो 12वीं क्लास के लिए क्या हो गया? बड़ा टॉपिक हो गया अलंकार की तरह। और 11वीं में भी छंद है तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। और कंपटीशन की जो एग्ज़ाम है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उनमें ये टॉपिक आता है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो छंद का है और इसको ध्यान से पढ़िए। 11वीं और 12वीं क्लास में महत्वपूर्ण है और जो कंपटीशन की एग्ज़ाम है उसमें भी ये महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें आपको डिटेल से पूरा बताऊंगा और ये जो छंद है ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छी तरह समझिए। तो अपना जो बिंदु उसको शुरू करते हैं। छंद, छंद का शाब्दिक अर्थ होता है प्रसन्न करना। कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रसन्न करना। अतः छंद पद्य रचना को कहते हैं जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। छंद क्या होता है? एक पद्य रचना होती है जो पाठक को प्रसन्नता प्रदान करती है। छंद हमेशा किस में आएंगे? पद्य में ही आएंगे, ध्यान रखना। अब देखिए परिभाषा, सीनियर जो क्लास है उसमें परिभाषा भी पूछी जा सकती है। छंद किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? 3-3 नंबर के 2 प्रश्न सीनियर क्लास में पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम जो होती है ना 12वीं क्लास की, उसमें साहित्य का टॉपिक है छंद, तो उसमें 6 नंबर के पूछे जाएंगे। परिभाषा देखिए, छंद उस पद्य रचना को कहते हैं जो वर्णों अथवा मात्राओं की गणना का अर्थ होता है गिनती, यति, गति, क्रम एवं तुक के विशेष नियमों से बंधी हुई जो रचना होती है उस रचना को छंद कहते हैं। यति, गति, क्रम, तुक, मात्रा, वर्ण, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरी परिभाषा देख लीजिए, जिस कविता में यति तथा गति का नियम हो, चरणों के अंत में समता हो, समानता हो और मात्राओं व वर्णों का रचनाक्रम हो, उसे छंद कहते हैं। आपको परिभाषा याद करनी है, चाहे ऊपर वाली परिभाषा याद कर लो, चाहे नीचे वाली परिभाषा याद कर लो। ऐसी पद्य रचना जो वर्णों, मात्राओं की गणना के ऊपर आधारित हो, यति, गति, तुक आदि के विशेष नियमों से बंधी हुई जो रचना होती है उसको छंद कहते हैं। छंद का महत्व देखिए, ये एक बड़ा प्रश्न 3 नंबर का आता है। तो ये बड़ा प्रश्न होने की वजह से मैंने केवल इसको नोट्स में लिख दिया है। आप नोटिफिकेशन से इसको प्राप्त कर सकते हो। छंद जो है उसका महत्व पद्य रचना में होता है। पद्य रचना लयबद्ध हो जाती, किससे होती है? छंद से ही होती है। जो बात हम या कवि जो है वो छंद के माध्यम से अच्छी तरह से अपने पाठकों तक पहुंचा सकता है। तो छंद का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका बड़ा प्रश्न बनाकर मैंने नोट्स में लिख दिया है। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर आती है। छंद में प्राय 4 चरण होते हैं। एक जो छंद होता है उसमें लगभग कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इनके बारे में विस्तार से जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। जो छंद 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, चरण कितने हो गए? 4 हो गए। और जो 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं उन पंक्ति को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। कंपटीशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि जो चरण 2 पंक्तियों में लिखे जाते हैं उनकी प्रत्येक पंक्ति को क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। कुछ छंद जो है वो उसमें कितने चरण होते हैं? 6 चरण भी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अपना जो सिलेबस है उसमें 4 चरण वाले छंद भी है और 6 चरण वाले छंद भी है। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और 6 नंबर 80 में से 6 नंबर का ये टॉपिक आता है तो महत्वपूर्ण है ही। तो इसको विस्तार से ध्यान से
देखिए और लास्ट तक देखिए। अब देखिए छंद के भेद, महत्वपूर्ण बिंदु है। छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक या वार्णिक छंद। तो छंद के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए। महत्वपूर्ण बिंदु है, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। इनके बाहर से बोर्ड एग्जाम में 11वीं कक्षा की जो एग्ज़ाम है उससे इसमें से ही पूछा जाएगा, अलग कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, जो मैंने पढ़ा दिया उसी में से आएगा। तो ध्यान से अंत तक वीडियो देखना। अब मात्रिक छंद कौन सा होता है, किसे कहते हैं? वैसे तो परिभाषा मैंने नोट्स में लिख रखी है, नोटिफिकेशन में जाकर आप देख सकते हो। मात्रिक छंद का मतलब है वो छंद जिनमें किनकी गिनती की जाती है? मात्राओं की गिनती की जाती है, वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। और वो छंद जिनमें वर्णों की गिनती की जाती है वो वर्णिक या वार्णिक छंद कहलाते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा दोनों की। अब इनके भी 3 भेद किए जाते हैं। पहला है सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। उसी प्रकार से वर्णिक के भी 3 हो गए, सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम। इनको लिखा कैसे जाता है? जैसे मात्राओं में कोई सम छंद है तो उसके साथ लिख दिया जाएगा मात्रिक सम छंद, मात्रिक अर्ध सम छंद, मात्रिक विषम छंद। उसी प्रकार से वर्णिक में लिख दिया जाएगा वर्णिक सम छंद, वर्णिक अर्ध सम छंद और वर्णिक विषम छंद। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। अब देखिए मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं? दोहा है वो मात्रिक छंद होता है, इनमें मात्राओं की गिनती की जाती है। चौपाई है, गीतिका है, हरि गीतिका है, सोरठा है आदि जो होते हैं उनमें मात्राओं को गिना जाता है, इसलिए क्या हो गए? मात्रिक छंद हो गए। और वर्णिक में देखिए मंदाक्रांता, इंद्रवर्जा, वंचास्त, दूर्त विलंबित, सवैया आदि में वर्णों की गिनती की जाती है, इसलिए क्या है? ये वर्णिक छंद है। अब आगे देखिए जो सम छंद है, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, इसके भी 2 भेद होते हैं। सम छंद के भी 2 भेद होते हैं, साधारण छंद और दूसरा है दंडक छंद। पहले मात्रिक में देख लेते हैं। मात्रिक में सम छंद में जो साधारण छंद होता है इसमें 1 से लेकर 32 तक की मात्राएं जिस छंद में आती है, 1 से लेकर 32 तक की मात्राएं जिस छंद में आती है वो क्या कहलाता है? साधारण छंद कहलाता है। और 33 से यानी 32 से आगे मात्राएं अगर किसी छंद में आती है तो क्या कहलाता है? दंडक छंद कहलाता। मात्रिक लग जाएगा उसके साथ में। और उसी प्रकार से अब देखिए वर्णिक में छंद में 1 से लेकर 26 वर्ण तक, यानी 1 से लेकर 26 वर्ण जिस छंद में आते हैं वो क्या कहलाता है? साधारण छंद कहलाता है। और 26 से आगे यानी 27 से लेकर आगे अगर किसी में वर्ण आते हैं तो वह दंडक छंद कहलाता है। परिभाषाएं मैंने नोट्स में लिख रखी है, मैंने पहले बता दिया था। जितनी भी परिभाषाएं वो सारी मैंने लिखे रखी है। अब एक उदाहरण से इनको समझते हैं। रात गवाई सोई करी, दिवस गवायो खाय, हीरा जन्म अनमोल था, कोड़ी बदले जाए। ये कोमा लग गया, यहाँ कोमा अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम। तो एक चरण तो कौन सा हो गया? ये हो गया। एक चरण ये हो गया, एक चरण ये हो गया और एक चरण ये हो गया। तो छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते। अब देखिए अगर इनमें मात्राओं को गिना जाता है तब तो ये क्या हो जाता है? मात्रिक छंद हो जाता है। और अगर इनमें वर्णों को गिना जाता है तब ये क्या हो जाता है? वर्णिक छंद हो जाता है। मात्राओं को कैसे गिना जाता है, वर्णों को कैसे गिना जाता है, ये इसके बाद में आपको आगे बताऊंगा। अब सम छंद कौन सा होता है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण क्या हो? समान हो।
समान मात्राएं आई है तो मात्रिक समछंद हो गया, समान वर्ण आए हैं तो वर्णिक समछंद हो गया। अब इसमें पहला और तीसरा समान है, दूसरा और चौथा समान है, यानी क्या हो गए, आधे समान हो गए, तो क्या हो गया, अर्ध सम हो गया। मात्रिक में आ गया तो मात्रिक अर्ध सम हो जाएगा, वर्णिक में आ गया तो वर्णिक अर्ध सम हो जाएगा, यानी आधा समान है तो अर्ध सम हो जाएगा। और विषम वाला जो है, यानी 6 चरणों वाले जो छंद होते हैं वो किस में आते हैं, विषम में आते हैं। आगे देखिए, दग्धाक्षर, ये कौन से होते हैं, देखिए अशुभ अक्षर को ही दग्धाक्षर कहते हैं। जो अशुभ अक्षर होते हैं उनको ही दग्धाक्षर अक्षर कहा जाता है। अब देखिए अशुभ अक्षर कौन से होते हैं, 19 अक्षर अशुभ कहलाते हैं, यानी जिस चरण में 19 अक्षर आ गए वो क्या हो गया, दग्धाक्षर हो गया, अशुभ हो गया। जय, है, रे, ये और स षटकोण वाला को छंद शास्त्रियों ने क्या माना है, अशुभ माना है। अशुभ अक्षर कौन से हो गए, ये 5 अक्षर अशुभ हो गए। इन वर्णों को, इन अक्षरों को छंद के शुरू में नहीं लिखा जाता है, ये किसी भी छंद के शुरू में नहीं आते हैं। इनके प्रयोग से छंद की सुंदरता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अशुभ अक्षर कहा जाता है। और अशुभ जो अक्षर होते हैं उनको दग्धाक्षर कहते हैं। अब देखिए छंदोबद्ध रचनाओं की विशेषता क्या होती है। छंदोबद्ध जो रचनाएं हैं वो सुनने में और सुनाने में मज़ेदार होती है, इसमें लय आती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, तो एक लय आ जाती है, तो सुनने में और सुनाने में इनको क्या आता है, मज़ा आता है। ये शीघ्र कंठस्थ हो जाती है, यानी याद हो जाती है। कोई गीत है, फिल्म का गीत है, वो तुरंत आपको याद हो जाता है, और एक जो पाठ होता है वो याद नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो लयबद्ध होती है, इसलिए वो जल्दी से याद हो जाती है। इससे तार्किक शक्ति बढ़ती है, जल्दी याद हो जाती है तो तर्क शक्ति जो है मनुष्य की वो बढ़ जाती है। गंभीर विषयों को, जो बहुत ही गूढ़ विषय होते हैं, उनको छंदों के माध्यम से लिखकर क्या बनाया जा सकता है, सुगम बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। जो गंभीर विषय है उनको भी छंद के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। छंदों के माध्यम से बड़े जो विचार है उनको भी कम शब्दों में प्रकट किया जा सकता है। तो छंदों की जो विशेषता है, इन विशेषताओं का भी एक बड़ा प्रश्न बनता है। 3 नंबर का बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे 6 नंबर के, और 11वीं में भी आएंगे। अब देखिए परिभाषा में जो शब्द आए थे उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्द, इसमें जो पारिभाषिक शब्दावली आई है उनका देखते हैं, यति, गति, मात्रा, इनको देखते हैं। तो पहला है इसमें चरण। चरण किसे कहते हैं, देखिए छंद की हर पंक्ति क्या कहलाती है, चरण कहलाती है। मैंने एक उदाहरण इससे पहले आपको बताया था, और ये पढ़ने के बाद एक उदाहरण हल और करेंगे। तो छंद की प्रत्येक जो पंक्ति है वो क्या कहलाती है, चरण कहलाती है। दूसरा बिंदु देखिए, दूसरी बात देखिए इसमें, यति। यति का अर्थ क्या होता है, विराम, ठहराव। छंद को पढ़ते समय जहाँ पर थोड़ा सा रुका जाता है उस रुकने को क्या कहते हैं, यति कहते हैं। विराम को यति कहा जाता है। छंद पढ़ते समय चरण के किसी खास स्थान पर कुछ देर के लिए विराम होता है, नहीं रुका जाता है। इस विराम ठहरने को ही क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। तीसरा देखिए गति। हर छंद में एक प्रकार का प्रवाह होता है। जब छंद को पढ़ते हैं तो एक गति के साथ में, एक लय के साथ में उसको पढ़ा जाता है, जिससे उसमें माधुरी आ जाता है, मधुरता आ जाती है। श्री गुरु चरण सरोज रज,
निज मन मुकुर सुधार। तो ये जो बोला जाता है ये एक लय के साथ में बोला जाता है, एक प्रवाह के साथ में बोला जाता है। इस प्रवाह को, इस लय को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और छंद लय पूर्ण हो जाता है। इस पद प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? गति कहते हैं। चौथा है मात्रा। किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है, कोई अक्षर लिखा हुआ है, कोई वर्ण लिखा हुआ है, स्वर, मात्रा हमेशा किसकी लगती है? केवल स्वर की मात्रा लगती है। तो उस को बोलने में जो समय लगता है, उस अक्षर को बोलने में, उस वर्ण को बोलने में जो समय लगता है, उस समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की मात्राएं होती है। एक तो होती है ह्रस्व, जिसे लघु कहते हैं, और इसका चिन्ह क्या होता है? ये एक खड़ी पाई होती है। ये ह्रस्व लघु का चिन्ह है। और दूसरी कौन सी होती है? दीर्घ, जिसे गुरु भी कहते हैं, और उसका चिन्ह ये होता है ऐसे, इस प्रकार से ये चिन्ह होता है। तो मात्राएं कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। और मात्राएं हमेशा किसकी लगती है? स्वर की ही मात्रा लगती है। स्वर कितने हैं? कितने होते स्वर? 11 स्वर होते। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। आप देखिए, ह्रस्व मात्राएं कौन सी होती है, लघु मात्राएं कौन सी होती है? इन 11 में से लघु मात्राएं कितने की होती है? 4 की। ए, ई, छोटा ऊ और री, ऋषि वाला, इन चारों की कौन सी मात्रा होती है? लघु, यानी 1 मात्रा होती है। फिर है दीर्घ मात्रा। 11 में से लघु मात्रा कितनी हो गई? 4 हो गई। बाकी कितनी बच गई? 7। तो दीर्घ मात्राएं कितनी होती है? 4, ये 7 होती है। 4 होगी ह्रस्व मात्रा, लघु, और दीर्घ मात्रा कितनी होगी? 7। आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, इन 7 की बड़ी मात्रा मानी जाती है। अब देखिए एक उदाहरण देखते हैं। करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये एक छंद है। अब इसकी जो ये यहाँ तक है, इसको ये विराम लगा है, ये क्या कहलाती है? यहाँ तक की ये कहलाता है चरण। ये एक पंक्ति हो गई, ये क्या कहलाई? चरण कहलाई। ये इसका दूसरा चरण हो गया, ये इसका तीसरा चरण हो गया। यहाँ तक अल्प विराम लगा हुआ है। और सगुण मूर्ति सर्वेश की, ये जो है ये इसका चौथा चरण हो गया। तो चरण समझ में आ गया। छंद की हर पंक्ति क्या कहलाती है? चरण कहलाती है। अब येति करते अभिषेक पयोद है, अल्प विराम, यहाँ पर अल्प विराम आ गया, यहाँ थोड़ा सा रुकना है। इस रुकने को क्या कहा जाता है? येति कहा जाता है। यहाँ पूर्ण विराम आ गया तो यहाँ पर भी येति हो गई। अब गति देखिए, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इसको बोलने में एक लय आती है, एक प्रवाह के साथ में इसको बोला जाता है। ये प्रवाह ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। मात्रा जो है वो मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है, कैसे लगती है, ये एक उदाहरण से हम आगे समझेंगे। कौन सी मात्रा 1 होती है, कौन सी की मात्रा 2 मानी जाती है, आधा अक्षर आता तो उसकी कितनी मात्रा होती है, ये सारा अब आगे पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मात्रा के नियम, इनको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ये समझ में आ गई, मात्रा लगाना आपको आ गई, तो आपका छंद का जो प्रश्न है वो कभी गलत नहीं होगा। मात्रिक छंद की बात कर रहा हूँ, मात्रिक छंद कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आपको मात्रा लगाना नहीं आया, मात्रा के नियम आपको नहीं आते हैं, तो आपका मात्रिक छंद सही नहीं होगा। तो इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसमें पहला बिंदु आता है
संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु माना जाता है। यानी मात्राएं कितनी होती है? ह्रस्व 2 होती है, ह्रस्व और दीर्घ गुरु। तो संयुक्ताक्षर अगर कोई अक्षर है तो इससे पहले वाला अक्षर जो है वो क्या माना जाएगा? गुरु माना जाएगा, 2 मात्राओं वाला माना जाएगा। चाहे वो 1 मात्रा का है फिर भी क्या माना जाएगा? 2 मात्रा वाला माना जाएगा। जैसे अब देखिए इसमें भ है, ये आधा अक्षर संयुक्ताक्षर आ गया, ये आ गया। अब ये आ गया तो इससे पहले वाला जो अक्षर है वो क्या माना जाएगा? 2 मात्राओं वाला माना जाएगा। वैसे तो इसकी मात्रा कितनी है? 1 है। अ लगा हुआ है, भ में अ लगा हुआ, मात्रा हमेशा स्वर की लगती है और ह्रस्व और दीर्घ 2 मात्रा होती है। 4 अक्षर जो स्वर के हैं अ, ई, उ और ई ऋषि वाला, उनकी 1 मात्रा होती है। तो इसमें क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, तो मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1। लेकिन ये आधा अक्षर आ गया इसमें, तो इसकी कितनी मात्रा मानी जाएगी? 2 और आगे वाले की 1। अब देखिए ये ध्यान रखिए, ये विशेष बात है। इसकी वैसे देखने पर 3 मात्रा लग रही सामने से देखने पर, लेकिन इसमें मात्रा कितनी है? 4 मात्रा इसमें है। इसको ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इनको अभी नीचे हल करेंगे, आगे देखेंगे। ये हो गई मात्रा लगाने का, यानी आधा अक्षर आ जाता है या संयुक्त अक्षर आ जाता है तो इससे पहले वाला जो अक्षर है वो क्या माना जाएगा? 2 मात्राओं वाला माना जाएगा। दूसरा बिंदु देखिए, अनुस्वार, ऊपर जो बिंदु लगती है, अनुस्वार जो लगता है वो और विसर्ग अक्षर के बाद में जो ये 2 बिंदु लगती है वाले वर्ण हमेशा क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं, 2 मात्राओं वाले माने जाते हैं। चाहे वो अक्षर 1 मात्रा का है और उसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो वह कितनी मात्रा का हो गया? 2 मात्राओं का हो गया। जैसे उदाहरण देखिए, कंस, ए और स 2 मात्रा लग रही है, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। तो जिसके ऊपर अनुस्वार होता है यानी अनुस्वार लगा हुआ अक्षर जो होता है वो क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। और उसकी कितनी मात्रा होती है? 2 मात्रा होती है। विसर्ग लगा हुआ, अब देखिए इसमें छोटे ऊ की मात्रा है तो ये कितना होना चाहिए? कितनी मात्रा का होना चाहिए? 1 मात्रा वाला होना चाहिए। लेकिन यहाँ विसर्ग लगा हुआ इस अक्षर के आगे तो ये कितनी मात्राओं का हो गया? 2 मात्राओं को क्या मानी जाएगी? गुरु मानी जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना, अनुस्वार और विसर्ग लगे हुए जो अक्षर है वो हमेशा क्या माने जाएंगे? 2 मात्राओं वाले माने जाएंगे, गुरु माने जाएंगे। चाहे वो 1 मात्रिक हो चाहे 2 मात्रिक हो, क्या माने जाएंगे? 2 मात्राओं वाले ही माने जाएंगे। अब तीसरा देखिए, हलंत के पूर्व का वर्ण गुरु होता है। जिस अक्षर के हलंत लगा हुआ, हलंत जानते हो जैसे एक है, ख के नीचे ऐसे टेढ़ी खड़ी पाई होती है, ये निशान होता है, ये कहलाता है हलंत। आधा अक्षर हो गया ये। तो जिसके हलंत लगा हुआ होता है उससे पहले वाला अक्षर क्या माना जाता है? गुरु माना जाता है। और हलंत की कोई मात्रा नहीं होती है। आधा जो अक्षर है, हलंत लग गया, इसका मतलब वो क्या हो गया? आधा हो गया अक्षर। तो आधे अक्षर की कोई मात्रा नहीं होती है और आधा अक्षर जो है वो गिना भी नहीं जाता है। जैसे महात्मन, इसकी 1 मात्रा, अब इसकी कितनी है? 2 है तो 2 ही रहेगी क्योंकि आधा अक्षर है। इसके बाद में क्या है? 2। अगर 1 मात्रा का होता तो ये यहाँ पर कितनी मात्रा हो जाती? 2 हो जाती। 2 का तो 2 रह गई। अब मैं जो है वो कितनी मात्राओं का है? 1 मात्राओं का। लेकिन इसके आगे देखिए, ये जो अक्षर है इसमें हलंत लगा हुआ, ये आधा अक्षर है और हलंत लगा हुआ है तो इससे पहले वाला अक्षर क्या हो जाएगा? 2 मात्राओं का हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि हलंत आ गया, आधा अक्षर आ गया तो उसके पहले वाला जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। अब ये देखिए, मिट्टी को देखिए, ये 1 मात्रिक है, छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रिक। लेकिन आगे देखिए, ये जो ट है वो क्या है? आधा है, हलंत लगा हुआ है। तो ये इससे पहले वाला जो अक्षर ये है ये क्या हो जाएगा? 2 मात्राओं वाला
हो जाएगा और इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आगे वाला भी बड़ी ई की मात्रा है तो 2 मात्रा वाला हो गया। सलगम देखिए, अब ग देखने पर तो एक मात्रिक लगता है, लेकिन इसके बाद वाला क्या अक्षर है, हलंत है, तो ये इससे पूर्व वाला जो अक्षर है वो क्या हो जाएगा, 2 मात्रिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मात्राओं का आपको लगाना है। चौथा देखिए, चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है उसका कोई प्रभाव नहीं है। अगर अक्षर गुरु है तो 2 मात्रा आ जाएगी, और अक्षर ह्रस्व है, लघु है, तो 1 मात्रा आ जाएगी। जैसे चांद, अब इसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आ की मात्रा लगी हुई है, आ के किस में आता है, गुरु में आता है, तो 2 मात्रा हो गई, इसकी 2 मात्रा हो गई और इसकी 1 हो गई। अब देखिए आगे वाला अक्षर हंस, इसमें चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं है, 1 मात्रा है तो 1 मात्रिक है तो 1 मात्रा लगेगी, और 2 मात्रा वाला तो 2 मात्रा लगेगी। इसका चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए जहाँ पर आपसे गलती हो सकती है वो है संयुक्त अक्षर। अभी एक यहाँ पर हल किया था रक्षक, अक्षर तो एक ही है, आई लगा हुआ है इसमें देखने पर, तो इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, 1 मात्रा होनी चाहिए। लेकिन इसके टुकड़े करके देखो आप, ये टुकड़े होते हैं। अब ये जो अक्षर था इसको एक बार दोबारा हल करते हैं। ये रक्षक है, इसके टुकड़े करते हैं। र हलंत हो गया, इसमें से ए निकाल लिया, ये हो गया प्लस धन। अब इसके टुकड़े करते हैं, ये यहाँ टुकड़े किए हुए हैं। क क्या है, हलंत है, स क्या है, हलंत है, इसके बाद में आ गया प्लस क है, क हलंत प्लस अब ये कहाँ जुड़ेगा, स्वर हमेशा आगे वाले में जुड़ता है, पहले वाले में जुड़ता है, तो रे क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क स है, ये व्यंजन है, ये इसमें जुड़ेगा नहीं, तो ये क क्या हो गया, आधा हो गया। इधर क्या है, ए जाकर इसमें जुड़ जाएगा, ये क्या हो गया, पूरा हो गया। क है, क में ये जुड़ जाएगा, ए आके इधर स्वर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। इसके टुकड़े करने पर ये बनता है। अब इसकी मात्रा लगाओ, र 1 मात्रिक है, तो ये क्या हो गया, आधा अक्षर आ गया, यानी हलंत लगा हुआ, तो इससे पहले वाला अक्षर क्या आ जाएगा, 2 मात्राओं वाला आ जाएगा। ये 2 मात्राओं वाला हो गया। ये आधा अक्षर है, इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है अलग से। स हो गया, इसकी 1 मात्रा, और क हो गया, इसकी 1 मात्रा। इस प्रकार से ये जो चीज़ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा याद रखना। अगर ये याद नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो मित्रों, आज का वीडियो का आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और ये जो टॉपिक है वो छंद वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसके 2 या 3 पार्ट हम करेंगे, जिससे ये आसानी से आपके समझ में आ जाए। और 11वीं और 12वीं में तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि इनके इस वीडियो के बाद से नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आराम से देखिए। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। धन्यवाद।